Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 20th May and day Friday. हम कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक है, उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. आज मैं सिर्फ फर्स्ट पेज की न्यूज़ कवर करूँगा और मैंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्मेट में इसमें क्रिस्प में मतलब इनको बना रखा है. कुछ मैं चेंजेस मंडे को भी रोल आउट करूँगा, तो उसका प्री लोग इसको समझ सकते हैं. और मैं आज ट्राई करूँगा कि 10 to 15 मिनट्स में ही मैक्सिमम कवर हो जाए पूरी न्यूज़. जो फर्स्ट पेज को हम आज कवर कर रहे हैं. बाकी न्यूज़ बहुत ईजी भी आई है और बहुत जेनरिक सी न्यूज़ है. मैं आपको थोड़ा बहुत अगर हो तो दिखा दूंगा यहाँ पर. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. मेट्रो प्लान्स टू कैश आउट ऑफ इंडिया बिजनेस फॉर 1.5 to 1.75 बिलियन. तो बेसिकली मेट्रो नाम की एक रिटेल चेन टाइप की कंपनी है. यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, जर्मन रिटेलर मेट्रो एजी फॉर अराउंड 1.5 to 1.75 बिलियन. तो इन्होंने जो इंडिया का इनका पूरा जो बिजनेस था, जो कैश एंड कैरी का बिजनेस है. कैश एंड कैरी का बिजनेस मतलब होलसेल डिवीजन जो इनका है, यानी कि आप माल वहाँ से ले सकते हैं, सामान ग्रोसरी आइटम्स वगैरह जो भी ये सेल करते हैं, और जो आप मतलब पेमेंट करके लेके जा सकते हैं. वो पूरा सेगमेंट जो होता है वो पूरा ये अपना सेल कर रहे हैं. और इसके अलावा क्या बचता है, इसके अलावा इनके जो स्टोर्स वगैरह हैं, जो मतलब रिटेल स्टोर्स और ई कॉमर्स फुटप्रिंट, ये दोनों चीज़ें भी और एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा इनके इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने कहा है. अभी के लिए जो आपका कैश एंड कैरी का बिजनेस है, इसकी इन्होंने बिडिंग दी है अमेजोन को. मतलब जो ऑफर किया है कि आप इसके लिए बिडिंग लगा सकते हैं अमेजोन को, कैरॉन सीपी ग्रुप, रिलायंस रिटेल, एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो कि डी मार्ट चेन है आपकी पूरी, और इन सबको बेसिकली ऑफर किया है. इन तीन मेन प्लेयर्स को जाना ही था, अमेजोन, आपकी रिलायंस और डी मार्ट. तो इन ये तीन तो ऑलमोस्ट मेन ही प्लेयर्स हैं. इसके अलावा सीपी ग्रुप को भी आपका गया है और फ्यूचर रिटेल को भी जाता, बट अब वो ऑलमोस्ट रिलायंस ही बाय करेगा, तो फिर नहीं जाएगा यहाँ पर. अब ये सब यहाँ पर बेसिकली हुआ है. और इसका मेन रीजन उन्होंने बताया है कि ये जैसे क्योंकि सिंस इंटरनेशनल कंपनी है, तो इंटरनेशनल कंपनीज बाहर के अपने नेशंस के अंदर जो बिजनेस हो रहा है उसको रेगुलरली असेस करती रहती है, चेकिंग करती रहती है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट मेट्रो वी रेगुलरली असेस आर इंटरनेशनल पोर्टफोलियो सच एज आर मार्केट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव कंट्री, लाइक द लाइफ साइकिल ऑफ आवर ऑपरेशंस, द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ आवर बिजनेस. तो बेसिकली ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, कल ही स्टेटमेंट दे दी थी. तो इसके बावजूद कि ये अपना बिजनेस किसी एक कंट्री में सेल कर रहे हैं, इनका स्टॉक प्राइस काफी शूट अप हो गया है कल. तो ये काफी मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट मार्केट ने डिमांड करी है इसको. और इसके अलावा ये जो बिडिंग है वो आपकी 31 कैश एंड कैश कैरी स्टोर्स हैं आपके सिंस 2003 जो रन कर रहे हैं, उनके लिए पूरी बिडिंग लगाई जाएगी फ्यूचर के अंदर. आगे चलते हैं. सेंटर स्टेट्स कैन लेजिस्लेट ऑन जीएसटी मैटर्स सेज एससी. एससी का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया है, जिसके अंदर गुजरात की कोर्ट भी इन्वॉल्व थी, कि सेंटर सेंटर मतलब जो मेन पार्लियामेंट है आपका, सेंटर बॉडी है, और स्टेट्स मतलब जो स्टेट्स अपने इंडिविजुअल जीएसटी को लेकर अपने लेजिस्लेट कर सकती है, यानी कि नए रूल्स बना सकती हैं. अब आपको लग रहा होगा कि पहले कौन बनाता था, तो एक काउंसिल होता है जीएसटी काउंसिल नाम से, वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस की बॉडी ने ही सेटअप किया है. तो वो जीएसटी का सब कुछ अभी तक आज तक जो भी रूल आया है वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू ही आया है. और जीएसटी काउंसिल ने जो भी रूल निकाला है सब वो स्टेट से और सेंटर से पास हो चुके हैं. बट हुआ क्या था, जब जीएसटी 2016 के अंदर आया था, तब एक आर्टिकल 279(1) सबसेक्शन 1 ये लाया गया था, और एक आर्टिकल 279(b) डिलीट कर दिया गया था. इन दोनों चीजों से हुआ क्या कि सेंटर और स्टेट के पास इतनी पावर है, मतलब बेसिकली जीएसटी काउंसिल की पावर कम हो रही है उसकी वजह से, कि उनके पास इतनी पावर है. और जीएसटी काउंसिल की पावर अब परसुएसिव पावर है. परसुएसिव पावर का मीनिंग होता है कि कितनी आप बात मानते हैं. तो बात मानने की ज्यादा जरूरत सेंटर और स्टेट्स को अब नहीं है. तो ये जीएसटी काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब बात है, उनका कंट्रोल कम हो रहा है. बट हाँ, वो उसका सेटअप ही ऑब्जेक्टिव इस तरीके से हुआ था, जो कि अभी तक ऐसा यूज नहीं हुआ था, बट अब यूज होगा क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है. अब यहाँ पर हुआ क्या था, केस क्या हुआ था, गुजरात हाई कोर्ट ने आपका बेसिकली एक केस डाला था जो सेंटर ने चैलेंज कर दिया था. तो कई बार ऐसे होता है कि दूसरी टाइप की गवर्नमेंट भी एक दूसरे को चैलेंज कर देती है, और वो उनको भी कोर्ट जाना पड़ता है एक दूसरे से मतलब लड़ने के लिए या कह लो केस करने के लिए. The recommendations of the GST Council are not binding on the union and the states, upholding a ruling of the Gujarat High Court that had been challenged by the center. तो बेसिकली अपहोल्ड किया है एक रूलिंग को, मतलब गुजरात की हाई कोर्ट ने जो बोला था उसको माना है, उसको अपहोल्ड किया है, और सेंटर की जो बात थी उसको चैलेंज कर दिया, उसको मना कर दिया, खारिज कर दिया. आगे चले तो अपहोल्डिंग गुजरात, ये हमने देख लिया. टॉप कोर्ट से सजेशन बाय जीएसटी काउंसिल नॉट बाइंडिंग हैव परसुएसिव वैल्यू, ये मैंने बता दिया आपको. India and Indian federalism is a dialogue between cooperative and uncooperative federalism, where the federal units are at liberty to use different means of persuasive, ranging from collaboration to contestation. तो बेसिकली जो लास्ट बात लिखी है, परसुएशन रेंजिंग फ्रॉम कोलैबोरेशन टू कंटेस्टेशन, इसका मीनिंग है कि आप वही कि आप कितनी बात मानते हैं. तो जो भी आपके यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फेडरल यूनिट्स,
फेडरल यूनिट्स का मतलब है जो फेडरलिज्म में यूनिट्स ऐसे काम करते हैं, जैसे आपका जीएसटी काउंसिल है यहाँ पर, तो उनकी आप लिबर्टी पर हैं कि आप कितना यूनिट उनका यूज करना चाहते हैं, कितना उनका बात जो मानना चाहते हैं, परसुएसिव रेंजिंग जो यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर फेडरलिज्म का अगर आपको बेसिक मीनिंग नहीं पता, फेडरलिज्म का बेसिक मीनिंग होता है कि सेंटर में मतलब जो मेन पूरी नेशन को रूल करेगा, एक तरीके से गवर्न करेगा, और जो पूरी स्टेट्स को, इंडिविजुअल स्टेट्स को गवर्न करेगा वो डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट बॉडीज होंगी। तो जैसे इंडिया काफी अच्छा एग्जांपल है, मतलब फेडरलिज्म का पूरा प्रॉपर कोई एग्जांपल आज की डेट में नहीं बचा है, बट हाँ फेडरलिज्म का काफी अच्छा एग्जांपल इंडिया है, जिसके अंदर नेशन और स्टेट के अंदर पावर्स बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइडेड है लिस्ट के थ्रू। अगर आपको बताओ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, खैर उसकी बात बाद में करेंगे अभी। येस पिक्स जेसी फ्लावर्स एआरसी एस जेवी पार्टनर। अब हुआ क्या है, येस बैंक का सभी को पता है कि ऑलमोस्ट डूब चुका है, इनके स्ट्रेस्ड असेट्स मतलब जो लोन है जो लोग नहीं दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और कंपनी का मतलब स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे बहुत बड़े लेवल से फेल कर रहा है। आपको यहाँ पे चाहे तो आप देख सकते हैं, ये मार्केट ऑलमोस्ट आपका नेगेटिव ही नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी चार्ट आप निकाल के देख लीजिए नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब मार्केट भी इसको प्रिडिक्ट कर चुका है कि ऑलमोस्ट बैंक का दिवाला उठ चुका है। अब क्या हुआ है कि अब इन्होंने क्या किया है, इसी थोड़ा बहुत रिकवर तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, अपना एक जेवी बनाया है एक जेसी फ्लावर्स एआरसी के साथ। जेसी मतलब आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब इनके साथ जेवी मिलकर बनाया है फ्लावर्स एआरसी। अब इससे होगा क्या, इससे ये जेसी आपका जेसी फ्लावर्स नाम है, एआरसी का मतलब है आपका असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये जो कंपनी है ये वो क्या करती है, ये बैड लोन्स को ले लेती है, खरीद लेती है एक तरीके से आपसे, और उनकी रिकवरी जितनी हो पाती है उस पर वर्क करती है। मैंने आपको एआरसी का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है वो बताया हुआ है। एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोन्स इनको कमाने होते हैं, वापस रिकवर करने होते हैं, ताकि ये पूरा अपना उससे प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज का बैड लोन इनको बेचेंगे तो ये 100 रुपीज नहीं देंगे आपको, तो लेट से आपको 60 रुपीज मिल जाएंगे। तो इनको बस 60% रिकवरी करनी है ताकि ये ब्रेक इवन हो जाए अपने एज अ बिजनेस के लिए। खैर ये ऐसे ऐसे वर्क करती है, और इसको इन्होंने जेवी पार्टनर की तरह ले लिया है, यानी एक जॉइंट वेंचर बनेगा दोनों के बीच में। अब उसे हो गया कि येस बैंक का जो भी आपका मतलब स्ट्रेस एसेट्स पड़े हैं वो आपको इसमें ट्रांसफर कर देंगे ये लोग। फिर क्या होगा कि येस बैंक का आपको एक टैग मिल जाएगा जीरो एनपीए लेंडर का। जीरो एनपीए लेंडर मतलब एक ऐसा बैंक जिसका जीरो एनपीए चल रहा है। एनपीए मतलब आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट यही कि जो लोन्स रिकवर नहीं हो पाए। येस बैंक हैज पिक्ड अप जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एज इट्स जॉइंट वेंचर टू ऑफलोड नियरली 51,000 करोड़ ऑफ डिस्ट्रेस्ड लोन्स। ये हमने देख लिया, इतना लोन आपका इसको ट्रांसफर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था। A move that the private sector bank believes could improve its valuation and help attract equity investors. तो इससे हुआ क्या कि इक्विटी इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इनका जो स्टॉक प्राइस 13 रुपीज़ के आसपास आ गया है। मतलब ये बोलने में भी खराब लगता है कि 13 रुपीज़ के आसपास कोई प्राइस है। अगर आप मतलब ऐसे 5 ईयर्स की हिस्टोरिकल वैल्यू देखेंगे तो 400 के आसपास के लेवल्स भी इन्होंने टच किए हुए हैं एक टाइम पर। मैक्स चार्ट पे जाएंगे तो और भी मतलब यही मैक्सिमम ऑलमोस्ट पॉइंट है 300 400, और उससे 13 रुपीज़ पर आना बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा इंक्रीज है, डिक्रीज है। तो वो हो सकता है कुछ रिकवरी बाद में देखने को मिले, इक्विटी इन्वेस्टर्स कुछ अट्रैक्ट हो सकते हैं इस वजह से। आगे चलते हैं, इंडियन क्रिप्टो बोर्सेस स्टेयरिंग एट ड्रॉप इन वैल्यूएशन। काफी अच्छी न्यूज है। इंडियन क्रिप्टो बोर्सेस मतलब क्रिप्टो के जो एक्सचेंज बने हुए हैं जहाँ से आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं सब कुछ। तो उनमें क्या है कि वो मतलब जनरली बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, तो आपके काफी सारे कॉइन डीसीएक्स ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। मैं बाकी नाम अभी नहीं लूंगा। तो ये चीज़ है। मोर रिटेल इन्वेस्टर्स कुड स्टे अवे ड्यू टू टीडीएस रूल। मतलब यहाँ पे इस पूरी न्यूज़ के अंदर क्या किया है कि दो चीज़ें हैं। पहले तो आपका क्रिप्टो ऐसा पूरा इन्वेस्टमेंट क्यों खराब हो रहा है, काफ़ी सारे रीजन उसके बताए हैं। दूसरा कि इंडियन क्रिप्टो बोर्सेस का भी वैल्यूएशन उसी वजह से हो रहा है, ये चीज़ बताइए। क्योंकि क्या है कि अगर क्रिप्टो बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा तो क्रिप्टो बोर्सेस का, क्रिप्टो एक्सचेंजेस का बिजनेस सबसे पहले बंद होगा। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो बाद में इफेक्ट पड़ेगा। ये इसी तरीके से अगर लॉकडाउन होगा तो मूवी थिएटर्स वालों को पहले फर्क पड़ेगा, मूवी क्रिएटर्स वालों को बाद में फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अब आगे देखें तो इसके अंदर पहले मतलब रीजन ही कवर करते हैं स्टार्टिंग से। आर सेट टू फेस लोअर वैल्यूएशन थी हमने ऊपर देख लिया, बट बाय क्योंकि अब आगे बताएंगे। लॉन्गर नेगोशिएशन साइकिल्स ये देख सकते हैं, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। एंड हार्ड बार्गेनिंग बाय वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल फर्म्स है जो पैसा लगाती हैं उनसे ही बार्गेन कम हो रही है। अब आगे देखें तो फर्म्स ड्यू टू ड्रिपिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं काफी ज्यादा। टॉक ऑफ मोर, यहाँ से मेन आपके रीजंस दो हैं जो स्टार्ट होते हैं। टॉक ऑफ मोर रिस्ट्रिक्टिव टैक्स रेगुलेशंस। तो बेसिकली जो आपका 30% टीडीएस का रूल आया क्रिप्टो के अंदर, उसकी बात करें कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर, जो कि काफी रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ टेरा लूना कोलैप्स। मैं आपको टेरा लूना का एक्चुअली चार्ट दिखाता हूँ।
टेरा लूना का चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आपके $100 के लेवल पर चल रहा था, एंड ये डॉलर्स के अंदर है, तो मतलब 70 टाइम्स इम्पैक्ट होता है हर चीज़ का। और अगर आज की डेट में हम देखें तो आज ये 0.30 के बाद 1 लगा हुआ है, मतलब ये इसकी वैल्यू हो चुकी है, और ये काफ़ी बड़ा कोलैप्स है, और ये 1 मंथ का चार्ट है सिर्फ। अभी लास्ट 1 मंथ के अंदर ही ये आपका फॉल आया बहुत बड़ा, जिसके अंदर $100 पर लूना आपका ये प्राइस था, और अब वो घट कर 0.0001 समथिंग पर आ गया, और ये डॉलर्स के अंदर है। तो बेसिकली इतना बड़ा जो फॉल हुआ है इसको टेरा लूना कोलैप्स इसको बोला गया है, और इसकी वजह से भी बहुत सारे इन्वेस्टर ऑब्वियसली बात है यहाँ से मार्केट से रिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अब मैं ऊपर जो मैंने छोड़ा था वो बताता हूँ, लॉन्गर नेगोशिएशन साइकिल्स। इसका मीनिंग ये है कि अब उनको बेसिकली नेगोशिएट करने में जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है उनसे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम लगने की भी एक कॉस्ट होती है। अगर आपको मैं एक ऑप्शन दूँ कि आप ₹100 आज ले सकते हैं, या फिर आप ₹10 हर मंथ 10 महीने तक ले सकते हैं, तो आप आज वाले ₹100 प्रेफर करेंगे, क्योंकि टाइम की कॉस्ट होती है, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। इस तरीके से बेसिकली ये यहाँ पर ये सब फैक्टर मिला के इनकी वैल्यूएशन में ड्रॉप देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। रिसर्चर्स में गेट एक्सेस टू एक्स पी एम मनमोहन प्राइवेट पेपर्स। तो ये इतनी रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, मैं इसके ऊपर एक न्यूज़ और भी कवर करूंगा। ये पीएम मनमोहन आपके बेसिकली आप सभी को पता है पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, इक्विटी एडवाइजर, मतलब ऐसे एडवाइजर भी थे गवर्नमेंट के अंदर, और काफ़ी बड़ा इनका रोल रहा है। आरबीआई गवर्नर भी थे। तो ये सब जो इनकी पोजीशन थी वो यहाँ पे लिखी भी हुई है। अब इनमें क्या हुआ था कि जब ये सब उन्होंने पोजीशंस हेल्ड करी थी, तो कुछ काफ़ी सारे डिसीजंस थे जो कि हाइंडसाइट में हमें पॉजिटिव लगते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे डिसीजन इन्होंने लिए। बट काफी सारे डिसीजंस ऐसे थे जो उस टाइम पे एक्सप्लेनेबल नहीं थे। तो ऐसे कुछ डिसीजंस के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए काफी टाइम बात चलती रहती है। एंड उसके लिए क्या हुआ है, अब अशोका यूनिवर्सिटी के पास सारे प्राइवेट पेपर्स उनके आ चुके हैं। प्राइवेट पेपर्स मतलब जो उन्होंने अपने स्टडी टाइम में लिखे थे, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़े थे तब लिखे थे। तो वो उनकी खुद की डॉटर ने, जो कि आपकी दमन सिंह उनका नाम है, वो डॉटर है और एक राइटर भी है खुद, तो उन्होंने आके अशोका यूनिवर्सिटी को दी है। अब अशोका यूनिवर्सिटी इसको रिलीज करने वाली है रिसर्चर्स वगैरह के पास, ताकि वो इस मैटर के ऊपर डिस्कस कर सके। ऑब्वियसली बात है ज़्यादा रेलिवेंट न्यूज़ नहीं है, और आप मतलब इसको और यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई इसका आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट टू CERC लेट पावर प्लांट्स ब्लेंड अप टू 30% इम्पोर्टेड कोल, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले इसमें CERC की फुल फॉर्म, तो CERC की फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये आपकी CERC फुल फॉर्म है। ये आपकी मेन आप मान सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनी होती है हर स्टेट के अंदर, उन स्टेट के ऊपर ये काम करती है। तो मतलब मेन जो आपको सुपरवाइजिंग है वो स्टेट वाली कंपनीज करती हैं, बट उनका सुपरविजन ये कंपनी करती है CERC। तो गवर्नमेंट के हाथ में ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। सेंट्रल ये एक यूनिट है, तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे अभी क्या हो रहा है, बेसिकली मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ थोड़ा और, कि कोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। अगर हम May 17 की इस न्यूज़ को फॉलो करें, तो स्टॉक्स ऑफ कोल ऑन May 17 वर एट 20 मिलियन टन्स एडिक्वेट फॉर 8 डेज एट करंट कंजम्पशन लेवल्स। तो यानी कि May 17 को जो आप जितना कोल था इंडिया के अंदर, वो था 20 मिलियन टन्स जो इंडिया के अंदर बना हुआ था, और उसका टोटल मिला के हम 8 डेज तक कंज्यूम कर सकते थे सिर्फ। और जितनी आज का टाइम पे करंट कंजम्पशन लेवल चल रहा है, क्योंकि अब गर्मियाँ भी हैं तो ज़्यादा चल रहा है। तो sources said that directive is an enabling provision since many state-owned distribution companies are not letting power plants blend imported coal with the domestic coal। तो अब यहाँ पे हुआ क्या था कि इसके बावजूद भी जो बाहर की मतलब स्टेट्स की काफी सारी गवर्नमेंट्स हैं, जो बॉडी मैंने आपको बताई थी, ये अभी तक ऐसा नहीं करने दे रही थी कि वो इम्पोर्टेड कोल को ब्लेंड कर दे। तो ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन मतलब ये हाँ कर रहा है। जैसे कुछ प्रोविजन होते हैं जो मना करते हैं, जैसे अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई चीज गवर्नमेंट ने जैसे लिकर बैन कर दिया, तो वो एक रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है कि आप ये लिकर कंज्यूम नहीं कर सकते, या ये तो एक एग्जांपल है, कुछ भी है, ये रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन होते हैं। तो ये एक एनेबलिंग प्रोविजन है कि आपको ऐसा करना है। तो एनेबलिंग प्रोविजन इन्होंने लगाया है कि आप 30% तक इम्पोर्टेड कोल को ब्लेंड कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक कोल के साथ, अगर आपको यूज करने में ये चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए, जो कि जो स्टेट कंपनीज थी वो मना कर रही थी। अब ये CERC का डायरेक्टिव आ जाएगा, जो सेंट्रल ने इसको बोला है, तो फिर ये कर सकते हैं। यहाँ पर CERC का क्या है कि टू यूज कोल ब्लेंडर टू 30% इम्पोर्टेड कोल अंटिल मार्च नेक्स्ट ईयर तक ये ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ फर्स्ट पेज कवर किया है, फर्स्ट पेज के अंदर ही मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी थी, और अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मतलब जो थोड़ा फॉर्मेट में चेंज करूंगा वो आपको मंडे को दिख ही जाएगा, सो आप उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिए। सो दैट इज इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।